देखिए सुनिए, आज हम लोग कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं ना, ढंग से समझ लो। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बाय न्यूटन। तो न्यूटन ने अपना फॉर्मूला तो एस्टैब्लिश कर दिया। अब कैलकुलेशन पर हम लोग फर्दर प्रोसेस। देखो सुनो ध्यान दो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P क्या होगा? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा नॉर्मल साउंड वेव बेटा, तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पर हम पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? 1। कोई दिक्कत नहीं ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम लोग पास्कल्स में कन्वर्ट करें तो 1.01 × 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं बेटा इसको। कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो हो गया हमारे पास प्रेशर की बात। अब बेटा ड्रॉ क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ पर कौन है? एयर मीडियम। एयर मीडियम की डेंसिटी ले सकते हैं आप लोग, 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एयर की डेंसिटी अमाउंट हो गया। देन व्हाट इज वेलोसिटी? बेटा P 1.01 × 10⁵ एंड 1.293। बेटा इसको अगर हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू अप्रोक्स 280 मीटर पर सेकंड गेन होते हैं। 280 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनना अच्छे से। तो हमारे पास ये वैल्यू मैनेज होती है 280 मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ साउंड वेव कितना आया इन एयर? 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है ना, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव तो ना वो अप्रोक्स होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अप्रोक्स कितनी थी ना? 332 मीटर पर सेकेंड। डन? कोई दिक्कत नहीं? प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितना रहा? 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों न्यूटन के अकॉर्डिंग 280, प्रैक्टिकल वैल्यू 332। तो इसमें आपसे कैलकुलेशन में जो परसेंटेज एरर बनी बेटा वो ही पूछी जा सकती है। तो देखिए ध्यान देना, इसी में लास्ट पॉइंट परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो कितनी परसेंटेज एरर आएगा? तो परसेंटेज एरर कैसे निकाले बच्चों हम लोग? प्रैक्टिकल वैल्यू या फिर रियल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू इनटू 100। समझ रहे बच्चों? दिक्कत नहीं। अब 332 माइनस 280 कितना? 52 इंटू 100 अपॉन 332। तो इस अमाउंट को जब लोग सॉल्व करेंगे ना तो अप्रोक्स 15.7576 लमसम। ठीक है, ये वैल्यू 15.7576 के लमसम रहेगी ना, और इसी को हम लोग अप्रोक्स 16% भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 16%। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों न्यूटन की जो कैलकुलेशन थी उसमें कितनी एरर है बेटा? 16% एरर है। ये बात समझ में आती है? yes, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंडीशन हम लोग बात करेंगे। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है साउंड वेव की वो किस पर डिपेंड कर रही है? आइसोथर्मल प्रोसेसिंग पर डिपेंड कर रही है। और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो 280 मीटर पर सेकंड आंसर होता है। तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू 332 है, तो अप्रोक्स एरर कितना रहा? 16% एरर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ओके। तो बच्चों न्यूटन के अकॉर्डिंग तो आप लोगों ने बात कर ली, ठीक है ना। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेशन रही, जो भी प्लस माइनस रहे, वो आपके सामने, ठीक है। न्यूटन की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ियाँ रही,
16%, 16 अप्रोक्स 16% एरर रेट है, क्योंकि अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो फिर इसमें एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लाप्लास ही बोलते हैं उनको, लैप्लेस भी बोलते हैं। उन्होंने इसमें करेक्शन किया था। लाप्लास या फिर लैप्लेस एक्सप्लेनेशन फॉर साउंड वेव हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्टार्टिंग हुई है लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड, तो वेलोसिटी का अमाउंट क्या रहेगा, रूट बी अपॉन रो, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। बी है बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम और रो क्या है डेंसिटी ऑफ मीडियम, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने पर्टिकुलर बल्क मॉडुलस को भी कैलकुलेट कर लिया, माइनस डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा वी। यहां तक का प्रोसेसिंग सेम है बच्चों, ठीक है। यस सर। एंड अकॉर्डिंग टू लैप्लेस या फिर लाप्लास, तो लाप्लास के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या है यहाँ पे, एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ध्यान रखना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो साउंड वेव की वेलोसिटी वो पर्टिकुलर एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। साउंड वेव का जो प्रोपगेशन है वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। न्यूटन के अकॉर्डिंग साउंड वेव का प्रोपगेशन, साउंड वेव का ट्रांसफर क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस को फुलफिल कर रहा था। लेकिन लैप्लेस के अकॉर्डिंग ये जो साउंड वेव का प्रोपगेशन है, साउंड वेव का ट्रांसफर है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो सिचुएशन है वो किसको फुलफिल कर रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस को फुलफिल कर रहा है। समझ गए? तो ना वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव या फिर प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव किसको फुलफिल कर रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने थर्मो में पढ़ा हुआ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ध्यान देना, अच्छे से सुनना। एडियाबैटिक प्रोसेस का सिचुएशन पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ध्यान देना। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखे तो पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी गामा इक्वल टू के। गामा को हम लोग सिंबल ऐसे भी दे सकते हैं, एक्चुअल सिंबल ही होता है, बाकी आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट है पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पी प्रेशर है, पी वॉल्यूम है, और गामा है एडियाबैटिक रेशियो। तो गामा क्या है, एडियाबैटिक रेशियो। गामा बेसिकली होता है एडियाबैटिक रेशियो, और एडियाबैटिक रेशियो होता है सीपी अपॉन सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर आपने थर्मो में पढ़ा एक इक्विपार्टीशन लॉ, और इक्विपार्टीशन लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एडियाबैटिक रेशियो है ये होता है 1+2/f। f यहाँ पर है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्मॉल f, इसे f+2/f भी हम लोग दे सकते हैं। f यहाँ पर किसको शो कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिमाग में है चीजें? यस सर, कर देगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों अपने को फाइनली कहाँ आना है, वेलोसिटी पर, वेलोसिटी के बल्क मॉडुलस पर आना पड़ेगा। तो बेटा पिछले बार जब न्यूटन पर बात की हम लोगों ने, तो यहाँ पर क्या किया था, आइसोथर्मल के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट था उसको डिफरेंशिएट किया था। इस बार एडियाबैटिक की बात हो रही है तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करिए, डिफरेंशिएट कीजिए, ध्यान देना अच्छे से। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ ना, पहले वी को फ्री किया मैंने, तो वी पावर गामा का डिफरेंशिएशन, कोई परेशानी नहीं होगी, प्लस पी को डिफरेंशिएट किया तो वी पावर गामा को फ्री कर दिया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कोई टेंशन नहीं। एक्स पावर एन के लिए डिफरेंशिएशन प्रोसेस आप सब जानते हैं, एक्स पावर एन के nx n-1 देन d अप्लाई ऑन x dx। तो क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, ध्यान से सुनना। p वी पावर गामा को डिफरेंशिएट करें, कितना रहा, गामा v, ध्यान से सुनना। x पर n इंटीग्रेट करें तो x क्या है, v, और n क्या है, गामा। तो गामा v गामा -1 और ये dv प्लस dp और v पावर गामा। बताइए कोई दिक्कत, नो टेंशन, ध्यान से सुनना, अच्छे से ढंग से समझना।
गामा पी वी पावर गामा माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस dp वी पावर गामा। लिख सकता हूँ बच्चों कि मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। डन है बेटे? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, ध्यान से सुनना। गामा इंटू बी इज इक्वल टू माइनस डीपी वी पावर गामा। अब बेटा वी पावर गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड शिफ्ट कर दूं क्या? वी पावर गामा माइनस 1 और डीवी। यस और नो? नो टेंशन, ध्यान से अच्छे सुनना बच्चों। गामा पी इज इक्वल टू माइनस डीपी, ठीक है? ऑब्जर्वर डबल लिखो वी पावर गामा। अब बेटा वी पावर गामा माइनस 1 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूं तो वी पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन डीवी। क्या मैं ये मैनेज कर सकता हूँ? यस सर। कोई दिक्कत? माइनस डीपी वी पावर गामा माइनस 1 तो न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो पावर इनवर्स होगी ना, तो प्लस गामा माइनस बन गया और माइनस 1 प्लस 1 बन गया और डीवी है। डन है? हाँ जी, तो बच्चों गामा पी इज इक्वल टू माइनस डीपी। बेटा बेस से हम तो पावर ऐड हो जाएगी। यस सर, वी की वी पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 अपॉन डीवी। यस और नो? यस टेंशन या बेटा मैं थोड़ा इसको नीचे लिख रहा हूँ। गामा पी देखिए माइनस डीपी, बड़ा बेस से तो पावर ऐड तो वी पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 अपॉन डीवी। यस और नो? हाँ जी बेटे, बेटे वी पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 अपॉन डीवी। ओके? यस सर। यस सर। चलिए सुनिएगा, तो गामा पी इज इक्वल टू माइनस डीपी। बेटा प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल, ओनली पावर 1 एंड दिस इज डीवी। यस और नो? तो बच्चों ये हमारे पास फिर से एक बेसिक लेवल पहुंच गया। बोलो क्लियर है? यस सर। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में माइनस डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा पी है। अब उसको जनरल फॉर्म में स्विच कर ले ना, आंसर तो आ चुका ना। तो वो बात जैसे हम लोगों ने आइसोथर्मल में भी जनरल फॉर्म लिया था ना, वैसे यहाँ भी बात कर लेते हैं। जल्दी बता, ध्यान से करें। In general, gamma p is equal to minus delta p into v upon yes or no? यस सर। तो इक्वेशन 2 and 4 कंपेयर कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 ध्यान से सुनना होगा, कंपेयर करें ना। आरएचएस सेम है, एलएचएस से बल्क मॉडुलस में वेलोसिटी कितना आ गया? गामा इनटू पी। और ये बल्क मॉडुलस की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5, इक्वेशन 1 and 5
हम लोग यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5, इसको हम लोग कंपेयर करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, तो इक्वेशन 1 और 5 को कंपेयर करने पर वेलोसिटी कितनी रही, बल्क मॉडुलस गामा पी अपॉन रॉ। डन। थोड़ा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव में इस बार हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मेंबर कौन है, गामा। ये प्रेशर रो क्या डेंसिटी वो पुराना नाम है। सही बात है सर। ध्यान से सुनना, अच्छे से पहले से समझना प्लीज। कैलकुलेशन हम लोग फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। P क्या है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10⁵ पास्कल, याद है ना। देन डेंसिटी 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिमाग में है। अब बात गामा के लिए, ध्यान से सुनना। गामा के एडिटिविटी रेशियो याद है ना, कितना होगा, F+2/F। और जो साउंड कहाँ प्रोपेगेट करेगी, नॉर्मल एयर में तो प्रोपेगेट कर रही है, साउंड कहाँ प्रोपेगेट करेगी, नॉर्मल एयर में। मानते हो इस बात को ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, NH4Cl है या कुछ और है, हमारे पास है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह, यही तो है। मानते हो इस बात को। तो इसके अंदर हम बात करें तो कौन सा है, डायटोमिक गैस। कैसा है, डायटोमिक गैस। और डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5। कितना है बच्चों, 5। 7/5 कितना आ जाएगा, 7/5। यस सर। दैट इज 1.4। दिक्कत नहीं भाई, याद करो बेटा, डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5। F = 3n - b फॉर्मूला बनवाया था मैंने। डायटोमिक के लिए n क्या, नंबर ऑफ एटम पर पार्टिकल। एक पार्टिकल में कितने एटम्स है, 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और बाउंडेशन कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा फाइनली 5। तो 5 + 2 7/5 1.4। समझ गए। अब कुछ फील हो रहा है इक्विपार्टीशन तो कैसे काम आएगा, मल्टीपर्पज चीज है ना। इक्विपार्टीशन लॉ, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने पढ़ा था ना, ये मल्टीपर्पज है ना, बहुत जगह काम आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब सारी वैल्यू अगर पुट कर दो तो देखिए, ध्यान दीजिए, विजिबल है। हाँ जी, वेलोसिटी √, ध्यान दो ना, गामा 1.4, P रॉ। तो बच्चों ध्यान देना, अगर यह बात करें √1.4 सुनो, और √P/ρ ये कितना था, 280 था क्या, तो याद है नहीं है, तो दिक्कत है। तो अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी का जो अमाउंट आता है वो 331.5.6 इसके लमसम आता है, ठीक है, 331। थोड़ा ये अप्रोक्स 332 ले सकते हैं क्या, बताइए। यस सर। तो इस तरह से जो लाप्लास करेक्शन था वो एस्टैब्लिश हुआ। लाप्लास ने जो एक्सप्लेनेशन दी था उसने न्यूटन की जो कैलकुलेशन में एरर थी उसको रिमूव किया और एग्जैक्टली हमें वैल्यू प्रोवाइड किया था, ठीक है। ये लाप्लास करेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हाँ बेटा। तो अब हम लोग बात शुरू करते हैं स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव, ठीक है। देख ध्यान देना पढ़ाई में, स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। तो स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव का लॉजिक क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा मैंने आपसे काफी पहले बात कही थी जब ऑसिलेशन शुरू करवाया था कि इन चैप्टर्स में क्या डेफिनेशंस नहीं होती, इनमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स होती है, याद है। तो बेटा हमेशा डेफिनेशन को लैंग्वेज के फॉर्म में ना रख के रिक्वायरमेंट्स के फॉर्म में याद करना है चीज़ों को। ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियडिक मोशन, ओके, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं उस पर आगे बढ़े। देखिए सुनिए, स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव, ये अपना आज का टॉपिक है, ठीक है। शुरू करते हैं, ढंग से समझते हैं, ध्यान दो बच्चों। स्टेशनरी वेव
शुरू में तुमने थोड़ा सा हल्का फुल्का समझा था। वेव कोई भी हो हमेशा क्या होती है, प्रोपेगेट वेव होती है या फिर प्रोग्रेसिव वेव होती है। याद है कुछ? कोई भी वेव हो बच्चों हमेशा प्रोपेगेट या प्रोग्रेसिव होती है। प्रोपेगेट या फिर प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो वेव एनर्जी ट्रांसफर कर पाती है। वेव है मतलब वाइब्रेशन है, मतलब एनर्जी तो है। अब अगर वेव एनर्जी को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर कर दे तो इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव या फिर प्रोपेगेट वेव। समझ गए? लेकिन जो वेव एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाती, वेव है, वाइब्रेशन है, एनर्जी भी है, लेकिन एनर्जी की शिफ्टिंग नहीं कर पाएगी, ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, तो ऐसी वेव को क्या बोलते हैं ना, स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। समझ गए? बेसिक मीनिंग समझ में आ गया? वेव तो है, एनर्जी भी है, लेकिन एनर्जी शिफ्ट नहीं कर पाएगी, एनर्जी को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट रिजल्टेंट फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, दैट इज स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ध्यान देना। टू और मोर देन टू वेव्स, फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है, टू और मोर देन टू वेव्स। मिनिमम कितनी वेव होना जरूरी है? टू। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं। कई जगह पर आपको ये भी सुनने को मिलेगा टू और मोर देन टू वेव्स बट इन इवन नंबर, ये भी कह सकते हैं, गलत नहीं है। तो ठीक है, तो कम से कम कितनी वेव होनी चाहिए? टू। ठीक है, मोर देन टू कोई लिमिट नहीं। हाँ ये है कि इवन नंबर अगर हम लोग मेंशन करें तो भी गलत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? दक्ष ओके बेटे, कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, 100% आइडेंटिकल वेव, 100% आइडेंटिकल वेव। बच्चों जो भी वेव्स आपस में मिलेंगी सुपरपोज्ड होंगी, ठीक है, जो भी वेव्स आपस में मिलेंगी और सुपरपोज्ड होंगी वो कैसे होनी चाहिए? 100% आइडेंटिकल होनी चाहिए, पार्शियल नहीं, 100% आइडेंटिकल। मतलब जो वेव्स आपस में मिल रही है, सुपरपोज्ड हो रही है, मीट कर रही है, ओवरलैप्ड हो रही है, उनका एम्पलीट्यूड, उनका वेवलेंथ, उनकी वेलोसिटी, उनका टाइम पीरियड, उनकी फ्रीक्वेंसी 100% सिमिलरिटी होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू डिफर नहीं होनी चाहिए। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो 100% आइडेंटिकल वेव होनी चाहिए। ठीक, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन। डायरेक्शन अपोजिट और लाइन ऑफ एक्शन सेम। लाइन ऑफ एक्शन का मीनिंग क्या है? जिस लाइन के अलोंग वो वेव ट्रांसफर होती है। एक एग्जांपल, आप खड़े हो, भीड़ है आपके पास में, अब भीड़ में से किसी ने आपको आवाज दी, तो आपने जब आवाज सुनी तो आप उस आवाज के अलोंग, उस वॉइस के, उस साउंड वेव के अलोंग देखने की कोशिश करते हैं कि इस बंदे ने मुझे आवाज दी है, यस और नो? तो आप उसके लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। एक काफ़ी तेज़ गाड़ी चल रही है, अभी अच्छी स्पीड में चल रही है, सडनली ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पर अपना जो टायर से थोड़ा स्किड करते हुए तो उसमें एक साइन बन जाता है, टायर का साइन बन जाता है। तो उन साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख सकते हैं ना, देखते थे शायद ये इस डायरेक्शन में ये व्हीकल मूव कर रहा था, तो उसके लाइन ऑफ एक्शन को अपन फॉलो कर रहे होते हैं। लाइन ऑफ एक्शन अभी नहीं समझ में आ गया? नेम और डेफिनेशन है लाइन ऑफ एक्शन, वो जो भी सिस्टम है, वो जो भी प्रोसेसिंग है, वो जो भी ऑब्जेक्ट है, वो जो भी क्वांटिटी किस डायरेक्शन में या फिजिकली कहाँ अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो मान लीजिए वेव है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, क्या होगा? जाने तो कोई दिक्कत नहीं, मिल तो पाएंगे नहीं, लेकिन अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया था तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो दिक्कत, तो परेशानी था। और डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए? अपोजिट। अगर तो बच्चे को लगता है तो मजा आ गया 100% आइडेंटिकल वेव, डायरेक्शन अपोजिट। तो अगर मान लो मैं किसी बच्चे से रफली पूछूं या किसी बंदे से पूछूं कि यार अपोजिट डायरेक्शन में वेव कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल सा आंसर आएगा, वो तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, कोई खास बात नहीं। एक सोर्स हम यहाँ बना देंगे और सेकंड सोर्स यहाँ बना देंगे। फर्स्ट सोर्स अपनी वेव राइट साइड एमिट कर रहा है,
और सेकंड सोर्स अपनी वेव लेफ्ट साइड एमिट कर रहा है, तो ना यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन हो गई, 100% आइडेंटिकल वेव और अपोजिट डायरेक्शन हो गई। ऐसा दिमाग में आ रहा होगा ना। अपन साउंड पर बात कर रहे हैं, साउंड वेव चल रहा है, आप 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो वेव मोशन है तो जो साउंड वेव है, तो साउंड वेव बच्चा क्या सोचेगा, एक साउंड सोर्स कोई स्पीकर वगैरह यहाँ रख देंगे, दूसरा यहाँ रख देंगे, इधर से वेव सेंड करेगा, इधर से वेव प्रोपेगेट करेगा और अपोजिट डायरेक्शन मिल जाएगी ना वेव। लेकिन आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि दो इंडिविजुअल सोर्स 100% आइडेंटिकल वेव कभी भी नहीं बना सकते, नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं हो सकते। दो इंडिविजुअल सोर्स 100% आइडेंटिकल वेव कभी परफॉर्म नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो फिर दिमाग में टेंशन बनती है, यार ये तो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में वेव हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, जबकि दो अलग अलग सोर्स, चाहे इनमें तुम कितने भी सिमिलरिटी ले आओ, ये मान लीजिए दो आपने स्पीकर रख दिए, इनका पोटेंशियल, इनका पावर, इनकी करंट, इनकी लाइन सब सेम कर दे, एक साथ ऑन किया, फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो बन ही जाएगा। तो 100% आइडेंटिकल वेव दो अलग अलग सोर्स परफॉर्म नहीं कर सकते बच्चों। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, एक ही वेव को रिकॉल करना पड़ता है। पहले आपको एक वेव बनानी पड़ती है और वही वेव फिर रिकॉल होती है, तब जाकर स्टेशनरी वेव परफॉर्म होती है। याद रखिएगा इस बात को, ओके। तो बच्चों सिंगल वेव, कोई भी एक वेव उसी को रिबाउंस करना है, उसी को हमें रिफ्लेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक शर्त और होती है और वो होती है लिमिटिंग मीडियम। लिमिटिंग मीडियम ध्यान देना चाहिए। लिमिटिंग मीडियम, तो लिमिटिंग मीडियम को अगर मैं आपको समझाऊं तो कैसे समझा सकता हूं, देखिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देना, ढंग से सुनना। बेटा एक रिजिड बेस है, उस पर मैंने एक नेल फिट कर दी, यहाँ पर सेकंड रिजिड बेस, उसमें मैंने नेल फिट कर दिया। जैसे सितार है, गिटार है, उनकी स्ट्रिंग को टाइट कर दिया। या बेटा इस रूम में मैंने दोनों अपोजिट जो सरफेसेज हैं, अपोजिट वॉल्स हैं, उन पर मैंने नेल फिट कर दिया, नेल के बीच में एक स्ट्रिंग को टाइट कर दिया, ठीक है। अब आप सोचिए कि जब मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच करूँ और फ्री कर दूँ, ध्यान देना, फ्री करते क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस जनरेट होगा, उसी डिस्टर्बेंस को अपन क्या बोलेंगे, वेव। याद तो है ना, व्हाट इज वेव, रेगुलर डिस्टर्बेंस, ठीक है। व्हाट इज वेव, रेगुलर डिस्टर्बेंस, इसलिए तो देव भी रेगुलर डिस्टर्बेंस करता रहता है। व्हाट इज वेव, रेगुलर डिस्टर्बेंस, व्हाट इज देव, व्हाट इज रेगुलर डिस्टर्बेंस। ध्यान से सुनो, तो ध्यान दो प्लीज, यहां से वेव बनना शुरू हुई थी, सामने देखिए, सामने देखिए, ये वेव प्रोपेगेट हो रही है, सुन रहे बच्चों। तो ये वेव कौन सी वेव है, प्रोग्रेसिव वेव। ध्यान दें, प्रोग्रेसिव एनर्जी शिफ्ट कर रही है, हाँ कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो शुरू में कौन सी वेव जनरेट होगी बेटा, प्रोग्रेसिव वेव। कौन सी, प्रोग्रेसिव वेव, प्रोपेगेट वेव, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। लेकिन भाई वेव जब चलेगी तो अपनी बाउंड्रीज पर पहुंचेगी, जैंश पक्का। जब बाउंड्री पर पहुंचेगी तो बाउंड्री पर पहुंचने के बाद क्या होगा, आगे तो इसके लिए देखो, आगे मीडियम तो है, लेकिन ये वेव उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो इस वेव को क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री खत्म, लिमिटिंग मीडियम है, तो ये वेव क्या होगी, फिर रिबाउंस होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और जब ये वेव रिफ्लेक्ट होगी, दिमाग लगा बेटे, जब ये वेव रिफ्लेक्ट होगी, देखो रिफ्लेक्ट, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को मैं और अच्छे से बना दो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ध्यान देना, कैसे सुनना, ये वेव बनी, ये बेटा लास्ट बाउंड्रीज है, तो रिफ्लेक्ट जब होगी तो रिफ्लेक्ट हुई, बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो सपोज ये जो लूप है ट्रांसफर हो रहा है लेफ्ट साइड, तो रिबाउंस होने के बाद ये राइट साइड, बताइए जो वेव गई वही तो वापस आई बेटे, जो गई है वही वापस आई है, अलग से तो कुछ नहीं हुआ, और नई वेव तो जनरेट हुई नहीं बेटा। जो एनर्जी अमाउंट ट्रांसफर हुआ था वही रिबाउंस हुआ है, वही रिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब 100% आइडेंटिकल वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ गई है, और इस कंडीशन में 100% आइडेंटिकल वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो ये जब सुपरपोज होंगी, जब आपस में मिलेंगी, तो जो रिजल्टेंट फिनोमेना बनेगा ना, ये जो रिजल्टेंट फिनोमेना बन रहा है बच्चे, ये जो रिजल्टेंट फिनोमेना बन रहा है वेव का, इसी को क्या बोलते हैं बेटे, स्टेशनरी वेव।
वेव है, हाँ है, एनर्जी है, बिल्कुल है, लेकिन बेटा जो एनर्जी है रिजल्टेंट फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, अब इन्हीं लूप्स के बीच में रह जाएगी बेटा, ये है ये है ये, इन्हीं लूप के अंदर अंदर ट्रांसफर करती रहेगी एनर्जी, रिजल्टेंट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से एनर्जी कहीं और चलेगी। इस तरह की वेव को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेशनरी वेव। ध्यान दे लेना, अच्छे से सुनना बेटा। स्टेशनरी वेव के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? 2 और मोर देन 2 वेव्स, कम से कम कितनी वेव लीजिए? 2, मोर देन 2, कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी हो सकती है बेटा, इवन नंबर में हो या आप मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो 100% आइडेंटिकल वेव होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा 100% सिमिलरिटी, लाइन ऑफ एक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट, और लिमिटिंग मीडियम। लिमिटिंग मीडियम का मीनिंग समझ में आएगा, इसका यूज समझ में आएगा। अगर लिमिटिंग मीडियम नहीं होगा तो जो वेव बनेगी वो चलती जाएगी वापस आएगी नहीं, तो 100% आइडेंटिकल वेव हम लोग अपोजिट डायरेक्शन मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से स्टेशनरी वेव का फिनोमेना नहीं बन पाएगा। समझ गए? तो दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा लिमिटिंग मीडियम इसलिए जरूरी होता है। अब देखो सुनो, ध्यान देना प्लीज, बहुत ढंग से सुनो, ध्यान से। जिन पॉइंट्स पर आपको डिस्प्लेसमेंट परमानेंटली जीरो मिल रहा है बच्चों, जिन पॉइंट्स पर स्टेशनरी वेव के इफेक्ट में, स्टैंडिंग वेव के इफेक्ट में, जिन पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट परमानेंट जीरो है बेटे, उनको अपन बोलते हैं नोड पॉइंट, NOD, नोड्स। नोड पॉइंट या फिर नोड्स भी बोल सकते हो आप लोग। और बच्चों जहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नजर आ रहा है, मे बी अपसाइड मे बी डाउन साइड, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिन पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट परमानेंटली जो वो कहते हैं नोड पॉइंट, ठीक है। और जिन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मे बी अपसाइड मे बी डाउन साइड, उन्हें बोलते हैं एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी नोड्स। ध्यान से सुनो प्लीज बेटा, एक रफली आइडिया अगर मैं लूं, सामने देखना, बेटा वेव का वन लूप हो गया ना, तो वन लूप में जो टाइम कंजप्शन होता है उसे टाइम इंटरवल बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? वेवलेंथ। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में वेव जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। डन है? तो सुनो ध्यान से, इनकेस अगर मैं आपसे कहूं डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स, जो नियरेस्ट नोड्स है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? λ/2 हो गया क्या? बताइए, है ना? ये देखिए वन लूप तो पूरा तो लैम्डा है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स, जो नियरेस्ट नोड्स है उनको सक्सेसिव नोड्स भी अपन कह सकते हैं, इनके लिए गैप कितना? λ/2। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड्स, अगेन λ/2। बच्चों बोलो। यस सर। तो नियरेस्ट एंटी नोड्स उनके बीच में कितना होगा? λ/2। एंड डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एंटी नोड एंड नोड, दैट इज λ/4। बेटा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ध्यान रखना। ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स λ/2, between antinodes λ/2, and between node and antinode nearest λ/4। याद रख लो बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा। क्लियर है? दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन समझ में आती है ना? पक्का। अब बच्चों जब हम लोगों ने इतना कुछ समझ लिया है, तो एक छोटा सा पॉइंट और समझ के हम लोग आज फ्री करते हैं, ठीक है? लास्ट एक छोटा सा पॉइंट ध्यान दीजिएगा बेटा, जो लिमिटिंग मीडियम है, लिमिटिंग मीडियम क्या होता है बेटा? जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है। लिमिटिंग मीडियम क्या है? जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है, मतलब एनर्जी और वेव उन बाउंड्रीज से बियॉन्ड नहीं जा सकती। एक बात। सेकंड थिंग, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज का मतलब यह है यहाँ पे कि उन वेल डिफाइंड बाउंड्रीज की हेल्प से वो मीडियम अपने सराउंडिंग से सेपरेट हो जाएगा। आराम से सुनो, तसल्ली से सुनो। लिमिटिंग मीडियम किसे कहते हैं? जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, और वेल डिफाइंड बाउंड्रीज की हेल्प से वो पर्टिकुलर मीडियम अपने सराउंडिंग से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहीं पर अब बेटा टाइट स्ट्रिंग की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है, तो ये क्लियर है कि इसमें जो वेव बनेगी वो इसी के बीच में भाग सकती है, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकती। समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ये है। अब बाउंड्रीज है, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज,
फिर बाउंड्रीज की दो नेचर होती है, एक तो फ्री बाउंड्री और एक होती है फिक्स्ड बाउंड्री। एक तो क्या होती है ना फ्री बाउंड्री और एक क्या होती है फिक्स्ड बाउंड्री। तो ध्यान देना, अच्छे से सुनना प्लीज बच्चों, ध्यान देना। फ्री बाउंड्री बच्चों, फ्री बाउंड्री क्या है? जिस एंड पॉइंट पर, जिस बाउंड्री पॉइंट पर मीडियम पार्टिकल वाइब्रेशन के लिए फ्री होते हैं उसे फ्री बाउंड्री कहते हैं। सिंपल, कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं है। जिस एंड पॉइंट पर, मीडियम के जिस एंड पॉइंट पर पार्टिकल्स अपने वाइब्रेशन के लिए फ्री होते हैं उसे बोलते हैं फ्री बाउंड्री। ध्यान देना वो छोटे छोटे पॉइंट पे। फ्री बाउंड्री पर हमेशा याद रखना बेटा क्या परफॉर्म होता है? एंटीनोड। फ्री बाउंड्री पर हमेशा क्या परफॉर्म होता है? ऑलवेज एंटीनोड। एंड नेक्स्ट थिंग, देयर इज नो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्री बाउंड्री। फ्री बाउंड्री की वजह से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्ट वेव में किसी तरह का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं होगा। टेक्निकल पॉइंट है, दिमाग में रखना। फ्री बाउंड्री की वजह से क्या होगा? देयर इज नो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस। ध्यान देना ना, नो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट वेव। फ्री बाउंड्री पर हमेशा क्या बनेगा? एंटीनोड बनेगा, मतलब मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेशन के फ्री होंगे। और देयर इज नो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट वेव। इंसिडेंट रे वेव और रिफ्लेक्ट वेव में कोई एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं बनेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर वेव आई, ये बाउंड्री है, यहाँ वेव आई और यहाँ वेव, इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट, इनके बीच में एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं बनेगा। कहाँ पर? फ्री बाउंड्री में। अब जो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन ये जब अपन मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे तो बिल्कुल शानदार क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना करो। देखो ध्यान देना, ये होती है फिक्स बाउंड्री। ये क्या होती है ना? फिक्स बाउंड्री। फिक्स बाउंड्री का मतलब होता है यहाँ पर पार्टिकल वाइब्रेशन के लिए फ्री नहीं होता, यहाँ पर मीडियम वाइब्रेशन के लिए फ्री नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर हमेशा क्या बनता है? नोड्स। हमेशा क्या बनेंगे? नोड बनेंगे। क्लियर? एंड देयर इज एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ऑफ पाई। देयर इज एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट वेव। बच्चों अब इसको समझ लो। फ्री नमस्कार करेंगे, बस 1 मिनट रुक जाओ, ध्यान से समझ लो। देखो ये बेटा रिजिड बेस है, देखो सुनना ध्यान देना। यस सर। अब देखो बेटा इस रिजिड बेस पर मैंने एक नेल फिट की और नेल से थ्रेड कनेक्ट कर दिया। इसी रिजिड बेस में मैंने एक हुक फिट किया था, एक हुक, और हुक में एक रिंग डाल दी और रिंग से मैंने थ्रेड कनेक्ट कर दिया। अब देखो सुनना, दोनों एग्जांपल को सुनना, सीखने की कोशिश करना। ये वॉल है, वॉल में बेटा मैंने डायरेक्टली नेल फिट कर दी और एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी। या बेटा मैंने एक हुक फिट किया, फिर रिंग डाल के स्ट्रिंग फिट कर दी। ठीक, अब आप सोचिए जब मैं स्ट्रिंग को यहाँ से वाइब्रेट करूंगा वेव बनेगी, बिल्कुल बनेगी, वेव बनेगी और इंसिडेंट होगी यहाँ पे, बिल्कुल होगी। जब ये वेव इंसिडेंट होगी तो क्या ये पॉइंट, क्या ये बाउंड्री पॉइंट खुद वाइब्रेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या ये वाइब्रेशन के लिए फ्री होगा? नहीं होगा। ये फिक्स बाउंड्री, ठीक है, फिक्स बाउंड्री, ये फिक्स बाउंड्री। तो इस पर हमेशा नोड बनेगा, ऑलवेज नोड। समझ गया तुम? यस। और इस कंडीशन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे के बीच में पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आएगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे, इसमें एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस कितना है? पाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा काम आएगा न्यूमेरिकल से भी और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में भी, ध्यान रखिए। अब यहाँ सोच, यहाँ जैसे मैंने स्ट्रिंग को लिया और वाइब्रेट किया ना, बिल्कुल वैसे वाइब्रेट किया तो वेव आएगी, बिल्कुल आएगी, चलेगी वेव, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन जो एंड पॉइंट है
ये खुद भी उस वेव के वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग वाइब्रेट करने के लिए फ्री रहेगा। मानते हो इस बात को? ये कैसा बिहेव कर रहा है? फ्री बाउंडेड या ओपन बाउंडेड, समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा? एंटीनोड। और यहाँ एक्स्ट्रा कोई फेज डिफरेंस नहीं बनेगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे के बीच में एक्स्ट्रा कोई फेज डिफरेंस नहीं बनेगा। बच्चों अब ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई है स्टेशनरी वेव की। तो लास्ट टच दे दें इसको, फ्री करते हैं। स्टेशनरी वेव का लास्ट पॉइंट समझना। स्टेशनरी वेव क्या है बच्चों? इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? टू और मोर देन टू वेव्स, टू और मोर देन टू वेव्स, 100% आइडेंटिकल वेव, लिमिटिंग मीडियम होना चाहिए, इस कंडीशन में लाइन ऑफ एक्शन सेम रहे, डायरेक्शन अपोजिट रहे, और इस सिचुएशन जब दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई वेव्स आपस में सुपरपोज होंगी तो इस कंडीशन जो रिजल्टेंट फिनोमेना तैयार होगा वो रिजल्टेंट फिनोमेना कभी एनर्जी को शिफ्ट नहीं कर पाएगा। ओके यस सर। इस कंडीशन बनेगी स्टेशनरी वेव। डन? ओके, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में गैप लैम्डा बाय 2, एंटीनोड्स लैम्डा बाय 4, नोड एंड एंटीनोड लैम्डा बाय 4, याद रखना। और क्या रखना? फ्री बाउंड्री हमेशा क्या बनेगा? एंटीनोड। एंटीनोड मैक्सिमम, याद रखेंगे ना। और यहाँ कोई फिर एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं बनेगा। फिक्स बाउंड्री में क्या बनेगा? नोड। और एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस कितना बनेगा? 5, याद रखिएगा बच्चों ध्यान से, 5 एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस बनेगा। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर? नमस्कार, बाय बाय।